तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद पिछले 4 दिनों से जारी रस्साकशी अब खत्म होने जा रही है। टीवीके के सुप्रीमो विजय मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। राज्यपाल की ओर से उन्हें सरकार बनाने का न्योता भी दिया जा चुका है, लेकिन इससे पहले 4 दिनों तक तमिलनाडु में बहुत कुछ हुआ है। कई सारे छोटे छोटे दलों के समर्थन देने से पहले विजय को और भी बहुत सारी बातें हुई, जैसे क्या डीएमके और एआईएडीएमके जैसे कट्टर दुश्मन पार्टियों का भी गठबंधन हो सकता है, और क्या विजय को जानबूझकर राज्यपाल कार्यालय की ओर से परेशान किया जा रहा था, क्योंकि वो लगातार राज्यपाल से मुलाकात कर रहे थे और राज्यपाल की ओर से कहा जा रहा था कि आपको 118 विधायकों के समर्थन वाला पत्र लाना ही होगा, तभी हम आपको सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं। लेकिन कई सारे लोगों का कहना है कि समर्थन पत्र की जरूरत नहीं होती है, सरकार बन सकती है, मुख्यमंत्री की शपथ हो सकती है अगर राज्यपाल सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी को बुलाते, उनको दिलवा देते और बहुमत साबित करना होता तो वो सदन के पटल पर भी साबित किया जा सकता था। तो कई तरह की बातें हो रही हैं, इन बातों पर ही आज हम तर्कश में बात करने वाले हैं। तमिलनाडु की राजनीति के वर्तमान और भविष्य पर भी चर्चा करेंगे। विजय मुख्यमंत्री बनने के बाद वहां की राजनीति में क्या बदलाव हो सकता है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस बातचीत में शिवेन जी जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ डॉक्टर शिवानंद जी भी ज्वाइन करेंगे। तो अभी जो सबसे बड़ी खबर है वो अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। टीवी के सुप्रीमो विजय मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तमिलनाडु के। मात्र 2 साल पहले उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई थी और 2 साल के अंदर ही उन्हें अपार जन समर्थन मिला। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में उनके दल को 108 सीटें मिली हैं। खुद विजय 2 विधानसभा सीटों से चुनाव जीतकर आए हैं, लेकिन तमिलनाडु में विधानसभा है 234 और बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा होता है 118। 10 सीटें कम मिली थी विजय को, और इसी वजह से पिछले 4 दिनों से तमाम खेल चल रहा था। पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने 5 विधायकों का समर्थन दिया, उसके बाद आज खबर आई कि सीपीआई, सीपीआईएम और वीसीके, जो 3 ये पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां जिनके पास 2-2 विधायक हैं, इन तीनों पार्टियों ने भी विजय को समर्थन दे दिया है। 11 विधायक जरूरी थे, इन 3 पार्टियों के 2-2 विधायक यानी 6, कांग्रेस के 5 यानी 11 विधायक अब विजय के पास हो गए हैं। और उन्होंने लगातार तीसरे दिन आज राज्यपाल से मुलाकात की और आखिरकार राज्यपाल को भी उन्हें सरकार बनाने का न्योता देना ही पड़ गया। और खबर है कि कल मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। विजय कल बकायदा तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। वो उन अभिनेताओं की सूची में शामिल होने जा रहे हैं जो पहले दिग्गज अभिनेता रहे, बाद में वो राजनीति में आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। ये सूची ठीक ठाक लंबी है। एमजीआर पहले अभिनेता थे, फिर मुख्यमंत्री बने, लंबे अरसे तक सीएम रहे। जयललिता खुद पहले अभिनेत्री थी, फिर वो सीएम बनी। अब विजय का नाम भी सूची में जुड़ने जा रहा है। तो राज्यपाल की ओर से न्योता मिलने के बाद टीवीके के समर्थकों में खुशी देखी जा रही है। यही समर्थक अभी कुछ घंटे पहले राज्यपाल के कार्यालय के बाहर, आवास के बाहर विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि जानबूझकर विजय को मुख्यमंत्री बनने से रोकने की साजिश हो रही है। और इस साजिश में बहुत सारे लोग शामिल हैं, बीजेपी खुद शामिल है, एआईएडीएमके और डीएमके के लोग भी विजय को सत्ता से दूर रखना चाहते हैं, ऐसा टीवीके के लोगों का कहना था। तो शिवानंद जी के पास चलते हैं। शिवानंद जी, कांग्रेस पार्टी तो अब टीवीके की सहयोगी बन गई है, पहले डीएमके की सहयोगी थी। शिवेन जी, आपका क्या मानना है तमिलनाडु की राजनीति में जो बदलाव हो रहा है? देखिए वैभव, तमिलनाडु की जो राजनीति है वो पहले तो ये सवाल आया कि जो डीएमके है उसके खिलाफ जो वोट गया। हम पूरी तरह से जानते हैं वोट की दूसरी पार्टियों को समर्थन मिला है, डीएमके काफ़ी पीछे रही है, तो पूरा समर्थन डीएमके के खिलाफ था। और डीएमके के जो साथी दल हैं कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी माना चाहिए, पर यही राजनीति है जो आग जब चूँकि अब टीवीके आगे आ गए, टीवीके के पास इतनी सीटें आ गई कि मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार वही थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि जिस तरीके से राज्यपाल ने उनके साथ शर्त लगाई कि भाई आप जो है पूरे जो है 118 119 विधायकों का 118 विधायकों का समर्थन लेकर के आइए, फिर आपको हम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। तो यहाँ पर जो आपने बात कहा किस तरीके से बीजेपी कोई गेम खेल रही है, क्या खेल रही है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये बीजेपी ने खुद ऐसा माहौल बनाया है कि कहीं ना कहीं वो दल जाएं और ये बात रखा जाए, बीजेपी को दूर रखने के लिए ये बात करी जा रही है। और इससे बीजेपी को, देखिए बीजेपी की एक रणनीति होती है, बहुत दूर की राजनीति होती है। या ये डीएमके के साथ हैं वो,
वो चाहते हैं कि जो सत्ता का जो विरोधी लहर थी, जिसके अगुआ भले ही टीवी के बनी हो, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं AIADMK के साथ में उस लहर का फायदा उठाने में सफल रहे, उतना नहीं रहे कि सत्ता में रहे। और जब TVK के साथ में कांग्रेस जाती है और TVK के साथ में दूसरे जो वाम दल जाते हैं, उसके बाद में जनता ने जिस मन से वोट दिया है, जनता को उसका असर वास्तव में नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जो ये हैं विजय, ये कहीं ना कहीं जो अभी तक सत्तारूढ़ दल के हिस्सेदार थे, उनके जब समर्थन उनका लिया है तो उनके इशारों पर रहेंगे और निश्चित तौर पे केंद्र से इनको संतुलन बनाने में समस्या आई, क्योंकि केंद्र में बीजेपी है और वाम दलों की प्रमुख शर्त यह है कि अगर विजय बीजेपी की तरफ झुकेंगे तो हम फिर से निर्णय लेंगे। एक छोटा सा सवाल सिद्धार्थ जी आपसे भी होगा, केशव जी आपसे भी होगा। हमने देखा MGR को 77-80 के दौर में सफलता मिली, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, अपनी पार्टी सरकार बना के आई। उसके बाद उनकी पार्टी से जयललिता आगे बढ़ी। MGR की मौत के बाद उनके पास एक बनी बनाई पार्टी थी, उस पार्टी को उन्होंने आगे बढ़ाया, वो भी कई बार सत्ता में रही। लेकिन MGR के बाद सर बहुत सारे और अभिनेता जो हैं वो राजनीति में आए। कैप्टन विजयकांत आए, उन्होंने बनाई थी, उनको सफलता नहीं मिली। कमल हासन ने पार्टी बनाई, उनको सफलता नहीं मिली। रजनीकांत ने ऐलान किया लेकिन वो राजनीति में कूदने से बच गए। उन्होंने आखिरी मौके पर स्वास्थ्य का हवाला दिया, जो कुछ कहा कि वो नहीं उतरेंगे। लेकिन विजय ने बनाई, विजय को सफलता मिल गई। इसकी वजह आपको क्या नजर आती है सिद्धार्थ जी और केशव जी, आप जवाब दीजिएगा। क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रजनीकांत ने राजनीति में उतरना तब चाहा जब वो अपने पीक के दौर से चले गए थे। विजय अपनी फिल्मों के पीक के दौर पर है करियर में, इसी वक्त ही वो राजनीति में उतर आए। अगर आप देखें तो रजनीकांत अपने सिर्फ करियर के पीक से उतरना, मैं कहूंगा कि ये बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि उनकी फिल्में आज भी उतनी अटेंशन गेन करती हैं जितना पहले करती थी। इनफैक्ट जब उनकी फिल्म रिलीज होती है तो अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु में सरकारी हॉलीडे हो जाता है। हालांकि कमल हासन की जो पार्टी थी पक्काली, उसका वो कमल हासन तब आए जब उनकी एक पॉपुलैरिटी जो है एकदम निचले स्तर पर थी उस जमाने में या उस दौर में। मतलब रजनीकांत पे बात लागू नहीं होती, ये वाली कमल हासन पर लागू नहीं होती। पर रजनीकांत के साथ दूसरा कारण ये लागू होता है कि उनमें एक एंग्री यंग मैन वाला फैक्टर जो है वो पूरी तरह से मिसिंग दिखता है, क्योंकि जो नई जनरेशन है वो भले ही एज अ स्टार उनकी फैन हो, पर उनमें एक एंग्री यंग मैन का जो तड़का है वो उनमें नहीं दिखता था। रही बात कमल हासन की, वो दिखते यंग हैं और तुलनात्मक रूप से रजनीकांत से यंग भी हैं, तो उनमें थोड़ा बहुत देख भी लिया, लेकिन उनकी लोकप्रियता रजनीकांत या विजय के समकक्ष नहीं हो पाई। विजय जो हैं अभी किसी भी टाइप की फिल्म कर लें, शुरू का अगर विजय का करियर देखें तो बहुत सारी उन्होंने फ्लॉप फिल्में दी हैं, लेकिन एक बार उनका जो हिट होना शुरू हुआ और वो ग्राफ कभी ऐसा भी नहीं कि हल्का सा लाइट पड़ा हो, हमेशा ब्राइट ही रहा है। और अपनी जैसे आज के दौर में हम देखें तो सलमान या शाहरुख की फिल्में हैं, उनको भी चलने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। विजय उनसे थोड़े बहुत ही छोटे होंगे, लेकिन उनको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है अपनी फिल्मों को लेकर। साथ ही साथ रजनीकांत और कमल हासन ने कुछ चीजें नहीं की या कुछ चीजें उनके दौर में नहीं थी, वो है ये कि फैन बेस अपना क्रिएट करना और उसको क्लब्स में बदलना। करीब कहा ऐसा भी जाता है, करीब तमिलनाडु में 50,000 से ज्यादा विजय के फैन बेस हैं जो काम करते हैं ग्राउंड लेवल पर। जब कोई बाढ़ आती है, कुछ मुसीबत आती है तो ये सारे फैन बेस जमीन पर जाकर काम करते हैं, उनके बीच में उतरकर लोगों की मदद करते हैं और विजय से इनको सपोर्ट भी मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है और सिस्टमैटिक सपोर्ट भी मिलता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर बहुत सारे फैन पेज हैं जो लगातार उनकी छवि को बड़ा चढ़ाकर दिखाना या महिमा मंडन करना या कहें उसको वायरल करना, ये सब काम किया। रजनीकांत और कमल हासन के पास ये दोनों ऑप्शन उस टाइम पर नहीं थे, या थे भी तो उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया। तो एक बड़ा फैक्टर रहा। आज का जमाना जो है वो जेन ज़ी जनरेशन का है और वो सोशल मीडिया से एक बहुत बड़ा नैरेटिव, डिजिटल जमाने में अपनी बात लोगों तक पहुंचाना आसान है, प्लस उससे नैरेटिव आप बहुत कम टाइम में आखिरी कोने तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए विजय के साथ ही फैक्टर रहा। दूसरा, यंगस्टर इनसे कनेक्ट करते हैं सो करते हैं, और जो अधिक उम्र के हैं, सीनियर सिटीजन एज के लोग हैं, वो भी विजय को काफी पसंद करते हैं। उनकी फिल्में उन तक भी पहुंचती हैं और उतनी ही लोकप्रियता उनकी उस आयु वर्ग में है। प्लस घोषणा ये फुल फ्लेजेडली आए हैं। रजनीकांत या कमल हासन ने ये नहीं कहा कि मैं राजनीति फिल्में छोड़ दूंगा, इन्होंने ऐलान किया। मतलब
बैटमैन मूवी अगर आपने देखी हो तो उसमें एक सीन है कि जिसमें क्रिश्चियन बेल बार बार कुएं से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रस्सी बांधकर वो बाहर चढ़ते हैं। तो उन्होंने उस कोच से अपने पूछा कि मैं इससे बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूं। तो बोलते हैं तुम्हारे अंदर डर नहीं है, जिसकी वजह से डिसिप्लिन नहीं है और डेडिकेशन नहीं है। बिल्कुल। तो बोलते हैं वो डर कैसे आएगा? तो बोलते हैं बिना रस्सी के जाओ। और जब क्रिश्चियन बेल बिना रस्सी के जाते हैं और वो कुएं से बाहर निकल जाते हैं, सेम सीन में यहां पर रिपीट होता हुआ देख रहा हूं कि विजय ने पहले ऐलान किया कि मैंने अपनी आखिरी मूवी बना दी है, रिलीज बाद में होगी, बिल्कुल, अब मैं पूरी तरह से जनसेवा में आना चाहता हूं। और इसने एक नैरेटिव, एक माहौल बनाया पूरे तमिलनाडु के अंदर कि ये फुल फ्लेजेडली आ रहे। ये उस तरह के नहीं है कि स्टेप बैक कर लेंगे या आधा इधर रहेंगे आधा उधर रहेंगे, वो वाला नहीं था। तो इस चीज ने विजय को भी एज अ डिसिप्लिन्ड लीडर बनाया है और उनको फुल टाइम पॉलिटिशियन बनने में काफी मदद की है, और यही कारण है कि विजय ऐसे नतीजे दे पाए। और मुझे लगता है कि इससे और बेहतर जवाब केशव जी दे पाएंगे। बिल्कुल। केशव जी के पास चलते हैं इस आखिरी सवाल को लेकर, लेकिन उससे पहले मैं भी अपनी कुछ बात जोड़ना चाहता हूं। केशव जी, मैं तमिल राजनीति को कवर करने वाले एक पत्रकार को पढ़ रहा था। उन्होंने लिखा था कि रजनीकांत के पास भी मौका था विजय वाला। रजनीकांत असल में विजय से भी बड़े सुपरस्टार थे तमिल फिल्मों के, लेकिन वो मौका था उनके पास 90 के दशक में, जब उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर थी। लेकिन रजनीकांत उस वक्त उन्होंने राजनीति में आना चुना नहीं। इसके साथ ही उन्होंने एक और गलती की है, रजनीकांत कभी भी अपनी एक राजनीतिक धारा बना नहीं पाए। वो बीजेपी के भी करीबी बने रहे, हमेशा योगी जी के पैर छू लेते हैं, राम मंदिर के शुभारंभ में भी जाते हैं, और इसके अलावा उनका एआईएडीएमके से भी अच्छा संबंध रहा। लेकिन विजय ने अपनी राजनीतिक धारा पहले ही बता दी कि देखो, वैचारिक तौर पर मैं बीजेपी का विरोधी हूं, मुझे स्टालिन की राजनीति पसंद नहीं है, मैं इनका राजनीतिक विरोधी हूं। आपको क्या फैक्ट नजर आता है, कभी रजनीकांत विजय क्यों नहीं बन पाए, उनको ऐसी राजनीतिक सफलता क्यों नहीं मिल पाई? बिल्कुल वैभव, मैं जो बात कहना चाह रहा था या मैं जो बात कहता, आपने वही बात ऑलरेडी कह दी है। देखिए, तमिलनाडु में जो सितारों की राजनीति रही है ना, वो कोई नई बात नहीं। हालांकि सिद्धार्थ ने जो कहा, मैं उससे बहुत सहमति नहीं रखता हूं कि विजय ने यह ऐलान कर दिया है कि वो फिल्मों में काम नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें पसंद किया जा रहा हो। यह तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। उससे पसंद नहीं, उससे डिसिप्लिन की मैंने बात की थी। नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनको पसंद ही इसलिए किया जा रहा है कि वो फिल्मों से आए हैं। और एमजी रामचंद्रन ने तो कभी नहीं कहा था कि फिल्मों में काम करना छोड़ेंगे। जयललिता राजनीति में जब आई, हालांकि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने फिल्मों में काम नहीं किया, लेकिन वो तब तक फिल्मों में काम कर रही थी। दक्षिण की राजनीति के लिए कोई बड़ा, और फॉर दैट मैटर किसी भी राजनीति के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि दक्षिण में तो ये ज्यादा दीवानगी है कि वो उनका नायक फिल्मों में भी काम करता है। मैं 2-3 उदाहरणों के साथ अपनी बात कहूंगा। सबसे पहले आते हैं रजनीकांत पर, उसके बाद कमल हसन की बात होगी। आपने विजयकांत का भी नाम लिया, फॉर दैट मैटर खुशबू सुंदर भी हैं, सीमन हैं जो एक अलग अपनी पार्टी चलाते हैं, वो भी फिल्मों से आए हुए हैं। लेकिन देखिए, विजयकांत, खुशबू सुंदर, सीमन ऐसे अभिनेता बहुते रहे हैं। वो टॉप ऑफ द लीग अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, दिलीप कुमार के कद वाले अभिनेता नहीं है। वो एमजीआर, एनटी रामाराव के कद वाले अभिनेता नहीं है। तो जब अगर आपके पास खुशबू सुंदर है तो इनके पास भी उदयनिधि स्टालिन है। तो ऐसे नेताओं की मतलब भरमार है, उनकी कोई जरूरत इस तरह से ड्राइव करने के लिए नहीं है किसी भी पार्टी को। अब आते हैं रजनीकांत पर। यह कहना गलत है कि रजनीकांत ने वह मौका खो दिया। वो 90 के दौर में आते तो बड़ी जीत हासिल करते। 90 के दौर में रजनीकांत की जितनी पॉपुलैरिटी थी, उससे कई गुना ज्यादा पॉपुलैरिटी 2000-2010 के दशक में रजनीकांत की रही है। उनकी सबसे बड़ी हिट्स देखें तो 90 के दौर में नहीं आई है। उनकी सबसे बड़ी हिट्स कौन सी है? रोबो, इंदिरन, तमिल में जो इंदिरन के नाम से बनी है, वो है सबसे बड़ी हिट। वो तो 2000 के दशक में आई है, 2000 मेरे ख्याल से 2010 में आई है शायद वो फिल्म। और क्या इसकी वजह वो भी हो सकती है कि उस दौर में करुणानिधि जिंदा थे, जयललिता का अपना एक प्रभाव था, अभी वो स्पेस खाली हुआ है? नहीं, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो ये है कि रजनीकांत अगर निर्भीक होकर राजनीति में आते तो वो एक अलग ही कीर्तिमान स्थापित करते। तो ये जो 108 सीटें आप देख रहे हैं विजय की, वो 208 सीटें हो सकता है रजनीकांत की होती। लेकिन जो लोग लोकप्रियता की शिखर पर होते हैं, उन्हें लोकप्रियता खोने का भय होता है। जो बात आप कह रहे थे वैभव, कि कभी अन्ना द्रमुक के पास चले जाते हैं, कभी मोदी जी के पास चले जाते हैं।
जैसे ही आप याद कीजिए कि 2020 में जो कोविड का समय था, उस समय में रजनीकांत ने ऐलान किया था कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे। और जब आप राजनीति के मैदान में उतरेंगे तो स्वाभाविक है कि आपका विरोध भी होगा। रजनीकांत के विरोध में सोशल मीडिया पर कुछ फैन पेज बन गए थे, मतलब कुछ पेज बन गए थे और उनका विरोध शुरू हो गया। अब रजनीकांत डर गए, उन्हें लगा कि जो उनकी लोकप्रियता है एक अभिनेता के रूप में, नेता के रूप में, वो लोकप्रियता कम से कम एक साइड से वो खो देंगे। कोई आपका प्रशंसक होगा, राजनीति में कोई ना कोई विरोधी तो होगा ही, जबकि एंटायर तमिलनाडु अक्रॉस द कम्युनिटीज सब रजनीकांत के प्रशंसक ही हैं। आपको मैं एक और बात बता दूं, और ये अतिशयोक्ति नहीं है, यह वन लाइनर पकाऊ जोक भी नहीं है। सच में जब रजनीकांत की फिल्म रिलीज होती है, लोग अपने फुटवेयर उतार के जाते हैं थिएटर में। इतनी बड़ी दीवानगी है रजनीकांत को लेकर के, लेकिन लोकप्रियता खोने का जो उनका भय था, वो उन्हें जो अन्य विचारधारा है उससे अलग दिखने का साहस नहीं दे पाया। इसीलिए रजनीकांत ने ऐलान किया और फिर उसको रिट्रैक्ट कर लिया। वो अपनी पार्टी बनाने का वादा करके पार्टी खत्म कर देते हैं बनने से पहले ही। एक बात ये हुई। इस कैलिबर का दूसरा अभिनेता जो राजनीति के मैदान में पिछले कुछ समय में आते हैं वो है कमल हासन। यह कहना भी गलत होगा कि कमल हासन क्लासिकल एक्टर रहे हैं तो इनकी ऐसी लोकप्रियता नहीं है। एमजीआर भी क्लासिकल एक्टर ही थे सर, वो जमाना दूसरा था। उनकी नहीं, कमल हासन को लेकर के आज तमिलनाडु में क्या आग्रह है? क्या उनको कमजोर अभिनेता माना जाता है? क्या उनकी फिल्में नहीं चलती हैं? सर लेकिन उतने बड़े भी तो नहीं है जितने विजय या फिर रजनीकांत। नहीं, रजनीकांत के समकक्ष है कमल हासन, विजय से तो कुछ खांचे ऊपर ही आते हैं। लेकिन देखिए, मैंने वैभव, अगर आपको याद हो तो आज के इस सत्र के शुरुआत में ही मैंने ये बात कह दी थी, फिर से कहता हूं कि वो सारे बड़े अभिनेता, मैं विजयकांत की, सीमन की, खुशबू सुंदर की बात नहीं कह रहा, मैं टिपिकली कमल हासन और रजनीकांत की बात कर रहा हूं और विजय की बात कर रहा हूं। रजनीकांत की बात तो हो गई, कमल हासन भी और रजनीकांत भी फॉर दैट मैटर, वो क्लैरिटी लेकर नहीं आए। रजनीकांत की बात तो खत्म हो गई, वो साहस नहीं जुटा पाए थोड़ी सी लोकप्रियता खोने का। अब कमल हासन राजनीति में आ भी जाते हैं तो वो डीएमके से अपनी निकटता दिखाते हैं। अब लोगों के सामने यह प्रश्न है कि वो जब कमल हासन ही डीएमके है तो डायरेक्ट डीएमके को ही क्यों न चुने। अब आते हैं बात विजय पर। विजय ने शुरुआत से ही एक क्लैरिटी रखी। वो क्लैरिटी ये थी कि मैं डीएमके का विरोधी हूं। दूसरी क्लैरिटी उन्होंने ये भी रखी कि मैं बीजेपी का भी विरोधी हूं, क्योंकि जैसे ही तमिलनाडु की जनता को यह लगेगा कि ये डीएमके का विरोध कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं तो उनके हार की पटकथा लिख दी जाएगी। इसलिए विजय ने, भले कांग्रेस विजय को राजनीतिक रूप से अपरिपक्व मानती हो, लेकिन विजय ने बहुत बड़ी राजनीतिक परिपक्वता का परिचय देते हुए भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मिले हुए गठबंधन के प्रस्ताव को नकार दिया। और इसकी वजह से केशव जी, जो 10-12% अल्पसंख्यक वोटर हैं, ईसाई और मुस्लिम, उनका भी समर्थन एक तरफा मिला है विजय को। बिल्कुल, उस पर भी आता हूं। उससे पहले तो क्या हुआ कि बीजेपी विरोधी जो वोट है वो डीएमके से इनकी तरफ शिफ्ट हुआ। डीएमके से नाराजगी वाला वोटर जो है वो भी इनकी तरफ शिफ्ट हुआ, विजय की तरफ। अब आते हैं, विजय ने तमिलनाडु में एक नया नियो वोटर ग्रुप क्रिएट किया है, वो है CDA। C मतलब क्रिश्चियन, D मतलब दलित, A मतलब अल्पसंख्यक। अगर इनकी बीजेपी से निकटता दिखती तो अल्पसंख्यक वोट तो किसी हालत में नहीं मिलते और तमिलनाडु में बहुसंख्यक वोट भी नहीं मिलते। D दलित, डीएमके में जो डी फैक्टर है, दलित फैक्टर, उनको वर्षों तक सत्ता में बनाए रखा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दलितों के उत्पीड़न की जो कहानियां सामने आ रही थी, एक नाराजगी थी जिसका लाभ इन्हें मिला। और एक बात मैं बहुत जोखिम लेकर आपके शो में बोल रहा हूं, वो ये है कि तमिलनाडु की डेमोग्राफी बदली है। मिशनरी जो वहां पर सक्रिय हैं, उसके कारण छोटा ही सही एक वोट बैंक बना है जी, वो है क्रिश्चियन वोट बैंक, वो बना है। आप कन्याकुमारी वाले इलाके में जाए, वहां पर वो वोट बैंक बन गया है।
इसी बिल्कुल तरह केशव जी, सर छोटे-छोटे समय इलाके की थोड़ा ऐसे कमी हैं। है सर, आखिरी सवाल भी आपसे ले लेता हूं। आखिरी तो मैं कई बार बोल चुका हूं, लेकिन ये वाला सवाल आखिरी ही होगा। वो ये है कि अगर 2016 में जयललिता की बीमारी से मौत ना हुई होती, अगर करुणानिधि 2018 में ना मरे होते, ये दोनों जीवित होते, तो उनके रहते हुए कभी विजय जैसा अभिनेता नेता बन के इतनी सीटें ला सकता था आपके हिसाब से? अच्छा, देखिए, ये तो जो हमारे एक क्रिकेट के कमेंटेटर हैं नवजोत सिंह सिद्धू, वो कहते हैं कि अगर हमारी चाची की मूछें होती तो मैं उन्हें चाचा ना कहता। अगर आज की तारीख में जयललिता मैदान में होती, करुणानिधि मैदान में होते, तो क्या पता विजय शायद मैदान में ना आते। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये दोनों भी दिग्गज अभिनेता और पटकथा लेखक बतौर राजनेता मैदान में होते, उस दौर में शायद विजय को ऐसी कामयाबी नहीं मिलती। मुझे ऐसा लगता है कि तमिलनाडु में अम्मा को लेकर के दीवानगी रही है। हालांकि तमिलनाडु का एक चरित्र भी रहा है कांग्रेस के अवसान के बाद, और खासकर एमजीआर के अवसान के बाद कहें तो, एक बार इनको सत्ता मिलती है, दूसरी बार उनको मिलती है। सत्ता हर अल्टरनेटिव टर्म में ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन यह करिश्मा भी अम्मा नहीं किया है। 2016 में उनकी सरकार वहां पर रिपीट होती है। तो इस बात की संभावना जरूर होती कि अगर आज की तारीख में अम्मा और कलेंगर होते, तो शायद विजय को इतनी बड़ी सफलता नहीं मिलती। अपडेट यही है कि सीपीएम, सीपीआई और वीसीके अब विजय के साथ हैं, यानी कि टीवी के साथ हैं, और सरकार बननी लगभग तय नजर आ रही है। एक क्विक जानकारी और क्विक अपडेट पहले केशव जी से लेंगे, फिर अपने मेहमानों के पास चलेंगे। केशव जी, हम अपने दर्शकों को पहले थोड़ा समझा दें कि क्या ये पूरा विवाद था, कहाँ कमी थी, विजय कहाँ चूक रहे थे, और अब क्या नया ऐसा हो गया कि कल तक जो खबर आ रही थी कि विजय के साथ धोखा होगा, और आज वो सीएम फेस और सीएम के रूप में नजर आ रहे हैं। जी, विजय के साथ क्या धोखा होगा? धोखा तो डीएमके के साथ हो गया, और डीएमके ने धोखे की बात स्टालिन ने बहुत क्लियरली कही, और उन्होंने कांग्रेस को सीधा निशाना भी बनाया। हम बात करेंगे अभी आदेश जी से, तो उनसे उनका पक्ष भी जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के लिए सरकार बड़ी है, सत्ता बड़ी है, या साथी बड़ा है। लेकिन जो तमिलनाडु के नतीजे आए हैं, जो मैंडेट आया, वो बड़ा ही कंफ्यूज मैंडेट लगता है। 35% वोट, माफ करें, 35% वोट टीवीके को मिले हैं, विजय की पार्टी को। करीब 30% से कुछ ज्यादा वोट मिला है डीएमके को, और 30% से कम, करीब 22-23% वोट मिला है एडीएमके को। तो तमिलनाडु के जो मतदाता हैं, उनके दिमाग में कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं बन पाई कि किसकी सरकार वो देखना चाहते हैं। बहरहाल फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का अगर सिद्धांत फॉलो करते हैं, सबसे बड़ी पार्टी ऑब्वियसली यहाँ पर विजय के नेतृत्व में, थलापति विजय के नेतृत्व में जो सामने आई है, वो टीवीके है। और राइटली टीवीके को आमंत्रित करना चाहिए सरकार बनाने के लिए गवर्नर को। पिछले 2-3 दिनों से जो राजनीतिक ड्रामा चल रहा था तमिलनाडु में, ऐसा होना नहीं चाहिए, प्रजातंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। जो व्यवस्था दी गई है, जो बात कही गई है संविधान के अनुच्छेद 164 में, उसमें बहुत ही कैटेगरिकली ये बताया गया है कि राज्यपाल त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में अपने विवेक के अनुसार, कोट एंड कोट अपने विवेक के अनुसार, यह संविधान में वर्णित नहीं है कि बुलाना ही पड़ेगा, वो बाध्यकारी नहीं है, लेकिन राज्यपाल को, राष्ट्रपति को बहुत सारी विधायी शक्तियां दी गई है जो उनमें वेस्टेड होती है। तो 164A के तहत राज्यपाल सबसे बड़े गठबंधन या सबसे बड़ी पार्टी एसएलपी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के मुखिया को आमंत्रित कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, राज्यपाल का बार बार ये कहना कि आप 118 विधायकों के हस्ताक्षर ले आइए, 118 विधायकों की सूची ले आइए, तब हम आपको बुलाएंगे, यह भी संविधान की अवधारणा के अनुकूल नहीं है। इसी संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने 1994 के कर्नाटक के एसआर बोम्मई केस में यह फैसला दिया था कैटेगरिकली, बहुत ही स्पष्टता के साथ, कि जो बहुमत है, जो मेजॉरिटी है, वो सदन के पटल पर साबित किया जाएगा, न कि गवर्नर के पास या राष्ट्रपति के पास। बहुमत की वहां जरूरत होती है। अगर राज्यपाल को लगता है, या फिर ये क्लेम कर रहे हैं कि इनके पास बहुमत है, सबसे बड़ी पार्टी है, 108 विधायक हैं इनके, और कुछ सहयोगी भी इनके साथ आ गए हैं, तो इनको 2 दिन पहले ही बुला लेना चाहिए। इतने सारे पॉलिटिकल नौटंकी की जरूरत नहीं थी राज्य को। आराम से उनको शपथ ग्रहण करवा के, भाई उनको टाइम नहीं देते। क्या उनकी आशंका क्या है? आशंका यही है ना कि हॉर्स ट्रेडिंग होगा, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, खरीद फरोख्त होगा, ये सारी बातें। समय मत दीजिए ना, आप उनको सुबह में शपथ ग्रहण करवाइए, बोलिए शाम में विशेष सत्र बुला करके वो बहुमत साबित करें। बिल्कुल, नंबर 1। नंबर 2, इसमें एक कानूनी बात और है मुकुंद।
जो बहुमत है कैसे साबित करेंगे? जी ये सरकार अपनी तरफ से नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकती है, ये राज्यपाल नहीं कह सकते हैं, माफ कर, राज्यपाल कह सकते हैं लेकिन राज्यपाल नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकते हैं। राज्यपाल अगर विपक्ष नहीं लाती है नो कॉन्फिडेंस मोशन, चलेगी अल्पमत की सरकार। तो इतने 4 दिन हो गए, फैसला आ चुका है तमिलनाडु का, और तमिलनाडु का मैंडेट 35% वोट तो उनको मिला ही है ना। बिल्कुल। और 108 विधायक उनको जब टीवी के गए हैं अपना समर्थन पत्र लेकर, जब कांग्रेस ने समर्थन दिया था उसके बाद फिर, और अब फिर एक बार आ रही है बात बिल्कुल। दोबारा जाने तो एक जो पिछले सत्र में हम लोग बात कर रहे थे, चुनाव आयोग की बात भी बीच में आ जाती है, SIR की बात बीच में आ जाती है, जहां पर राज्यपाल की भूमिका भी प्रश्नों के घेरे में आ जाती है। एक कहावत है कि सीजर्स वाइफ मस्ट बी अबव सस्पिशन। जो ऐसे गरिमामयी पदों पर बैठे हुए हैं उनको तो संदेह से बिल्कुल परे होना चाहिए, उन पर तो ऐसे आक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन बारंबार पिछले कई वर्षों से ऐसा देखा रहा, और मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करता हूं, इसमें सभी हम्माम में सभी नंगे हैं। कांग्रेस की सरकार रहती है तब भी यही होता है, और उदाहरण है 2005 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था, और जब वहां पर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन गई थी, हंग असेंबली हुई थी, और एक समय ऐसा लगने लगा था कि रामविलास पासवान की पार्टी LJP जो उस टाइम में थी, उसके विधायक टूट करके नीतीश कुमार के साथ आ सकते हैं, तो रातों रात वहां पर विधानसभा भंग कर दी गई थी, रातों रात भंग कर दी गई थी। उस समय में जो राष्ट्रपति थे देश के, वो देश में भी नहीं थे, फैक्स से उनका सिग्नेचर करवा के मंगवाया गया था। तो राजभवन सरकारों की एजेंसी की तरह क्यों काम करती है, ये सवाल तो है। बिल्कुल। कांग्रेस के साथी हैं भारद्वाज जी हमारे साथ। सर, आपको लेकर भी चर्चा है, आपकी पार्टी को लेकर चर्चा है कि कांग्रेस ने धोखा किया है DMK के साथ। इसको आप कैसे देख रहे हैं? आपके पास मैसेजेस, तमाम आरोप प्रत्यारोप क्या आना शुरू हो गए? DMK जिसको उम्मीद थी कि आप गठबंधन तो नहीं करने वाले, आप TVK के साथ जा रहे हैं, और ये लगभग तस्वीर साफ है। क्या कमेंट करना चाहेंगे इस पे? कैसे देख रहे हैं फिर अपने भविष्य को आगे तमिलनाडु में? मुकुंद जी, सच्चाई ये है कि TVK, DMK और हमारी आइडियोलॉजी सेम है, विचारधारा सेम है जी, और उस विचारधारा के कारण हमने सबसे पहले DMK को भी बातचीत की थी, TV बनर्जी को भी जो है उनसे भी बात की हमारे नेता राहुल गांधी जी ने। लेकिन हमारा गठबंधन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मुफ्ती से गठबंधन के एक अलग नॉर्थ और साउथ के पोल की तरह सिर्फ राज्य को लूटने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए और सत्ता का सुख भोगने के लिए, हमने कभी सत्ता के सुख को भोगने के लिए हमारा गठबंधन नहीं है। हमने वहां पे एक अच्छी सरकार चले, एक राजनीतिक पार्टी को लोगों ने एक बड़े रूप में चुना है, लेकिन वहां के DMK के कहने के बावजूद भी, दूसरे पार्टियों के कहने के बावजूद भी, जो गवर्नर साहब हैं वो दिल्ली से जो ऑर्डर आ रहा है उस ऑर्डर को चला रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी हमारे पूर्व साथी केशव जी ने कहा तो वो पूरी तरह से दिखती है। इस तरह से गवर्नर अपना जो संवैधानिक अधिकार है उनका कर रहे हैं। सर, केशव जी को आप पूर्व साथी कह रहे हैं तो केशव जी के लिए सम्मान की बात है, लेकिन केशव जी ने यह भी कहा कि 2005 में बिहार में आपकी सरकार थी, माफ करें, जो गवर्नर थे वो आपके थे, बूटा सिंह, और उन्होंने भी यही काम किया था। सरकार तो छोड़िए, विधानसभा भंग करवा दी थी रातों रात। तो राजभवन केंद्र सरकार की एजेंसी की तरह क्यों काम करती है, सवाल मेरा ये है। मैं 2005 का चर्चा आपने की, 2005 में गलत हुआ था जी बिल्कुल, तो फिर आज ये गलती दोहरा रहे हैं, मतलब एडमिट कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। अमूमन दिखता नहीं है भारद्वाज जी, आप एडमिट कर रहे हैं, बड़ी बात है। रामकुमार जी से भी सर ले लेते हैं एक क्विक कमेंट इस पर। रामकुमार जी, एक बड़ी अजीब बात है, तमिलनाडु में बीजेपी का बहुत ज्यादा अस्तित्व नजर नहीं आ रहा, एनडीए का अस्तित्व नजर नहीं आ रहा। उसके बाद भी आरोप आप लोगों पर यही लग रहे हैं कि दिल्ली वाली राजनीति तमिलनाडु में कैसे चल रही है। राज्यपाल बार बार टीवी के विजय को क्यों लौटा दे रहे हैं कि और लाइए 118 मुझे चाहिए साइन इस पे, उसके बाद ही इस पत्र को मैं मान्य करूंगा और आपको सीएम के लिए शपथ के लिए आगे किया जाएगा। रामकुमार जी, दो बार विजय जी गए थे और दोनों बार उनको 118 का आंकड़ा लाने को कहा गया और वो 118 का आंकड़ा आ भी गया। 5 सांसद। रामकुमार जी, 2018 में कर्नाटक में चुनाव होते हैं
और आपकी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो होती है, लेकिन बहुमत नहीं होता है। वहां तो येडियुरप्पा को बुला लिया मुझे जाता है केशव जी मुख्यमंत्री बोलने की दीजिए पद ना की सर, शपथ दिलाने के लिए। केशव जी बोलने दीजिए, मैं झूठ बोलने के लिए नहीं, बैठता झूठ हूं नहीं, सर। मैं सवाल मैं ऐड कर उसलिए रहा हूं। बैठता भी नहीं हूं सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों अगर सवालों का गलती है जवाब तो दीजिए accept भी रामकुमार करता जी। हूं मैं। नहीं नहीं सर, मैं तो सवाल ऐड कर रहा गलती हूं। है आप तो कहें एक्सेप्ट करता हूं। केशव जी बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। देखिए, आपने अपने बयानों को रखा। मैं कहता हूं कि विजय जी 2 बार गए थे, उनको 118 का आंकड़ा लाने को कहा, वो आंकड़ा जम भी हो भी गया है। आज सीपीएम इन्होंने दिया और उनका ओके भी हो गया है। लेकिन ये राज्यपाल का रोकना गलत था ये, क्योंकि हमारे साथ, आपको मैं याद दिलाता हूं, महाराष्ट्र में हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस के साथ बड़ी पार्टी बोल के न्योता दिया, अटल जी को दिया है न्योता संसद में। तो ये कोई डिफेंड करने जैसी बात नहीं। लेकिन एक बात और कहूंगा, रोमेश भंडारी याद दिलाऊंगा, उत्तर बिल्कुल। प्रदेश। बूटा सिंह, हंसराज भारद्वाज याद दिलाऊंगा, कर्नाटक। बूटा सिंह, सरकारों को भंग किया इसने, लेकिन उसका बहाना लेके मैं इसमें नहीं बचना चाहता। बहुत अच्छी बात। ये विजय की सबसे बड़ी पार्टी थी। बीजेपी को 1 सीट आई है। बीजेपी क्या बिगाड़ेगी खेल किसी का? सिंगल विधायक क्या बिगाड़ेगी? दिखती बात है ना। हम लोग उनके साथ, हमारे टीवीके के साथ जाने से भी कुछ नहीं बनने वाला, विरोध में रह के भी नहीं कुछ बिगड़ने वाला। नहीं, ये हमारी बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं रामकुमार जी। लेकिन जो उन्होंने किया सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के हिसाब से, विजय को पहले ही दिन उनको मौका देना ही चाहिए था। चलो नहीं दिया उनको, सीपीएम सीपीआई लोगों ने मदद करके 118 का आंकड़ा इस पल पूरा हो चुका है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए मुकुंद, एक स्वस्थ परिचर्चा की यही निशानी है। इस फोरम पर आदेश जी भी कह रहे हैं कि 2005 में जो बूटा सिंह ने बिहार में किया वो गलत था, और इसी प्लेटफॉर्म पर रामकुमार जी भी कह रहे हैं कि तमिलनाडु में जो अभी कार्यवाहक राज्यपाल हैं उनको भी पहली बार में ही विजय को आमंत्रित करना चाहिए। मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं आदेश जी। सवाल मेरा फिर भी रामकुमार जी से ही है, तमिलनाडु से ही सवाल जुड़ा हुआ है। सर, तमिलनाडु में क्या आपको किसी नए सहयोगी की तलाश है? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में आपका वोटिंग परसेंटेज करीब 11.5% होता है, जो इस चुनाव में गिरकर 3.5% हो जा रहा है। पिछले चुनाव में आपको 4 सीटें मिली थी, इस चुनाव में सिर्फ 1 सीट मिली है। अन्नामलाई को खोने का दुख हो रहा है तमिलनाडु में। आपने इतने कद्दावर नेता को केरल में लगा दिया, तमिलनाडु में उनकी कोई उपस्थिति नहीं दिखी। क्या AIADMK ने आपको ऐसी सीटें जानबूझकर दी थी जहां पर आप जीत ना सकें? आपके कद्दावर नेता AIADMK के दबाव में तमिलनाडु से दूर रहे अन्नामलाई, केरलम में चुनाव प्रचार करते नजर आए। देखिए, क्या संभावनाएं हैं? अन्नामलाई ने जो मेहनत की थी, AIADMK ने गठबंधन में अपनी ठकुराई दिखाई, उनको अध्यक्ष पद से हटवाया, उसका नतीजा बीजेपी ने भोगा है। और यही तेलंगाना के अंदर भी संजीव बी को निकाला गया, वहां भी हमारा इसी कारण हार हुई है। अन्नामलाई को हमें नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन गठबंधन के नजर को और गठबंधन बचाने के लिए ये करना पड़ा, और आखिर उससे कोई लाभ नहीं हुआ। अन्नामलाई को और संजीव बी को हटाना हमारे लिए आत्महत्या थी। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, रामकुमार पाल जी और दूसरी तरफ भारद्वाज जी। आपसे फिर जुड़ेंगे और दोनों प्रदेश की राजनीति समझेंगे। केशव सर, आपके पास वापस लौटना चाहूंगा और एक और महत्वपूर्ण सवाल टीवीके को लेकर ही है, विजय को लेकर ही है। इसके साथ साथ स्टालिन की एंट्री, जो बीते दिन हम ज्यादा देख रहे थे, जब MK स्टालिन कहते हैं कि विजय को सरकार बनाने दीजिए, उनके पास सबसे ज्यादा मत है, सबसे बड़ी पार्टी है, जैसे कि आपने बताई, सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत भी उन्हें मिला है। 6 महीने तक हम कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप फ्लोर टेस्ट बहुमत साबित कीजिए, आइए फ्लोर टेस्ट में अपने आप को पास दिखाइए और आगे बढ़िए। लेकिन इसके साथ ही सर, शंकाओं का बाजार, कयासों का बाजार यहाँ पर ये था कि स्टालिन की ये रणनीति अभी तो हाँ कहने की है कि हमने लोकतांत्रिक रूप से एक ऐसा आदर्श स्थापित किया कि जो बड़ी पार्टी है वो जीत जाए, पर वो उसके पीछे कुछ खिचड़ी पकाना चाहते हैं। क्या बाद में सरकार गिराने का कोई प्रयास हो सकता है, या फिर दूसरा कोई ऐसा हथकंडा जिससे कि सत्ता में DMK एक बार फिर नजर आए? बिल्कुल, देखिए राजनीति में कुछ भी संभव है। जिस तरह कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और माशाल्लाह आपको क्रिकेट में ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, उसी तरह राजनीति भी क्रिकेट से कहीं ज्यादा अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ सुबह में आपके साथ कौन है, दोपहर में कौन रहेगा, कुछ नहीं पता होता है। यही कांग्रेस और DMK 1 घंटे पहले तक बाहें बाजू की पार्टियां थी। बिल्कुल,
अब डीएमके से अलग हो चुकी है कांग्रेस और टीवीके को सपोर्ट कर रही है। अलग अलग पार्टी तो छोड़िए, एक ही पार्टी एक झटके में दो टुकड़े हो जाती है। आप महाराष्ट्र में देखें शिवसेना का क्या हुआ, बिल्कुल यही हुआ, एनसीपी का क्या हुआ, यहां तक कि जिस डीएमके की बात हम कर रहे हैं, डीएमके के जो दोनों भाई थे अलागिरी और स्टालिन, उन दोनों में बिखराव हो गया। तो राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। पहली बात ये सच है कि आज जो हम देख रहे हैं कोई जरूरी नहीं है कि 6 महीने तक ये कायम भी रहे। यद्यपि कह रहे हैं जरूर स्टालिन की 6 महीने तक हम सरकार पर राजनीतिक हमले नहीं करेंगे, हम सवाल नहीं उठाएंगे। उन्हें जनता ने चुना है, जनता ने मैंडेट दिया है, हमें विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया है, हम विपक्ष में बैठेंगे, टीवी के सरकार चलाए, हम सरकार के कामकाज की समीक्षा करेंगे, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। लेकिन अब जो राजनीति हो रही है मुकुंद, उसे भी समझना बहुत जरूरी है। तमिलनाडु का जो मैंडेट है इस बार, मैंने जैसा कि पहले कहा है, बहुत ही अस्पष्ट है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। साथ ही साथ जो सरकार बन रही है, कितनी वैसाखियों पर टिकी हुई सरकार रहेगी। कांग्रेस के 5 एमएलए, सीपीआई के 2 एमएलए, सीपीएमएल के 2 एमएलए, वीसीके के 2 एमएलए, ये सब मिलके 11 लोग हो जाते हैं। इन 11 के कंधों पर टिकी हुई ये सरकार रहेगी। यह इतनी ज्यादा अस्थिर है कि कोई भी पाया लड़खड़ाया तो लगेगा कि सरकार गिर गई। बिल्कुल। दूसरी तरफ ये टीवी का पहला अनुभव है सरकार में आने का। हालांकि देखिए, सरकार में जो टीवी की आई है वो कोई राजनीति करके नहीं आई है। आप राजनीति में और एक्टिविज्म में अंतर समझिए। जो उनके कार्यकर्ता हैं विजय के, मैं बार बार कह रहा हूं कि वो दशकों से सक्रिय थे मैदान पे। विजय की एक अपनी लोकप्रियता थी, जो सिनेमाई लोकप्रियता है। तमिलनाडु की जनता और फॉर दैट मैटर अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री भी, लोगों को जब लगता है कि एक मसीहा आया है जो उनका उद्धार करेगा, तो उस पर इमोशनल वोटिंग होती है। जैसे कि अरविंद केजरीवाल के लिए इमोशनल वोटिंग हुई, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी के लिए इमोशनल वोटिंग हुई 2014 में। तो एक लार्जर देन लाइफ इमेज रही है इनकी, विजय की, और उसके साथ साथ एक्टिविज्म भी रहा है। सुनामी के समय में, तमिलनाडु में चेन्नई में हुई बाढ़ के समय में, कोविड के समय में, जब भी जरूरत लगी तमिलनाडु के लोगों को, इनके प्रशंसकों को, ये ग्राउंड पर थे, इनकी टीम ग्राउंड पर थी। तो जो इनका एक्टिविज्म था उसके बल पर ये सत्ता की दहलीज पर तो पहुंच गए हैं। लेकिन सरकार चलाने के लिए काफी अनुभव की भी जरूरत होती है। सरकार चलाने, साथ ही साथ सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है। बहुत सारी चुनौतियां होती है जो प्रशासनिक नहीं होती है, राजनीतिक चुनौतियां भी होती है। उस समय में ऐसे कोई स्टेट्समैन की जरूरत होती है, मिस्टर गॉग्स की जरूरत होती है, जो उन पेचीदगियों को सुलझाए, जैसे कि यूपीए के समय में प्रणब मुखर्जी किया करते थे, जैसे कि एनडीए 1 के समय में जॉर्ज फर्नांडिस किया करते थे। अब टीवी के गठबंधन में यह भूमिका कौन निभाएगा? नंबर 1। नंबर 2, इनका जो विपक्ष है, विपक्ष में इनका सामना किनसे है? 2 महारथियों से है। द्रविड़ पॉलिटिक्स के 2 महारथियों से इनका मुकाबला है। एक तरफ डीएमके होगी, एक तरफ एडीएमके होगी। उनके प्रहारों को कैसे झेलेंगे? तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो जरा ध्यान देकर सुनिए। ये पहला चुनाव है इनका, इनके पास इतने कैडर नहीं थे। कुछ कार्यकर्ता हैं जरूर, तो नेता कहां से आए हैं? नेता वही डीएमके से आए हैं, वही एडीएमके से आए हैं। क्या पता इसमें कोई अभी भी स्टालिन का विश्वास पात्र हो। 6 महीने के बाद कोई ऐसा प्रस्ताव चला जाए कि आओ भाई अब हो गया, प्लग खींच ले। तो सारी संभावनाएं हैं। हालांकि अभी हम शाम को ये बात कर रहे हैं, आज सुबह जब हम सब लोग ऑफिस आए थे तो सुबह में ये बात कर रहे थे कि तमिलनाडु में क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, और वो सारी संभावनाएं बहरहाल खारिज हो गई है। टीवी के नेता विजय को गठबंधन के नए साथियों से सहयोग मिलता हुआ लग रहा है, और हो सकता है ये जल्दी ही शपथ ग्रहण भी करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका भी इतनी खास जानकारी हमें साझा करने के लिए। सीपीएम, सीपीआई, वीसीके, कांग्रेस और टीवीके के साथ आपको नजर आएगी अब तमिलनाडु की सरकार, और जल्द ही राज्यपाल से मिलने पहुंचेंगे एक बार फिर, यानी कि तीसरी बार विजय थालापति अब राज्यपाल के पास जाएंगे, अपना समर्थन साबित करेंगे, बहुमत दिखाएंगे, और हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में उनका शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाए। दूसरी तरफ बंगाल चलते हैं। बंगाल में शुवेंदु अधिकारी एक ऐसा नाम, बीजेपी ने बहुत ज्यादा कोई इस बार ऐसा
संशय भी नहीं बनाया था, कोई सरप्राइजिंग नेम भी नहीं आया। शुभेंदु अधिकारी काफी वक्त से बंगाल में काम कर रहे थे, हमारे कुछ मेहमान थे, उनका भी वही कहना था कि शुभेंदु का नाम है, लेकिन उसके पीछे पीछे अमित शाह जैसे भी बड़े नाम लगातार मैदान पे थे। 15 से 20 दिन जब उन्होंने बंगाल में बिताए थे तो वहीं से लगभग बीजेपी की जीत और बंगाल के नए सवेरे की तस्वीर साफ होती नजर आई थी। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि अब शुभेंदु किस तरह से बंगाल संभालते हैं। जिस हिसाब से हमने देखा कि रिजल्ट के ठीक बाद 5 से 6 लोगों की मौत हुई, 1000 से ज्यादा ऐसे लोग हिरासत में लिए गए जिन पर संदेह है दंगा भड़काने का, 300 से अधिक गिरफ्तारियां। एक बार फिर बंगाल उसी हिंसा वाली तस्वीर के साथ है। बीजेपी कितना वक्त लेती है, कैसे संभालती है, ये सब अपडेट आपको देते रहेंगे। तमिलनाडु पर भी नजर रहेगी। शपथ ग्रहण का दिन जब फाइनल होता है और राज्यपाल से जैसे मिलने पहुंचेंगे विजय, आपको अपडेट हम देते रहेंगे। They have decided that they are going to extend outside support to TVK to form the government. See, people have voted in favor of TVK in large number. They have certain less number to form the government. So only to form the government, we are going to help them as per people's wish. There is the public sentiment is there that ADMK has to come to the power. That is the voters at the time whenever my party leader Edappadi visited. क्या एक सुपरस्टार की पॉपुलैरिटी लोकतंत्र के नंबर गेम के सामने हार जाएगी? तमिलनाडु की राजनीति में आज सिर्फ एक ही सवाल है, थालापति विजय मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आखिर कब पहुंचेंगे? कल तक जहां जश्न का माहौल था, वहां आज कानूनी पेचीदगियों का सन्नाटा है। 108 सीटें जीतने के बाद भी विजय का राज तिलक क्यों रुका था और कैसे पिछले 24 घंटों में वामपंथी दलों और वीसीके के समर्थन ने पूरी तरह बाजी पलट दी है। आज हम इस पॉलिटिकल थ्रिलर के हर पन्ने को खोलेंगे। हम बात करेंगे उस शख्स की जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, क्या वो संविधान के रक्षक है या केंद्र के संकट मोचक? तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा है 118। 4 मई के नतीजों ने सबको चौंका दिया। टीवीके ने जीती 108 सीटें। कांग्रेस के 5 विधायकों का साथ तो पहले से ही मिल गया था, तो कुल 112 सीटें। अब ताजा अपडेट ये है कि वीसीके की 2 सीटें, सीपीआई की 2 सीटें और सीपीआईएम की भी 2 सीट ने विजय को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। अब विजय के पास 118 का वो आंकड़ा है जिसकी मांग राज्यपाल कर रहे थे, लेकिन इस जीत के पीछे रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और पर्दे के पीछे की लंबी बातचीत छिपी। Yeah, both the CPM and CPI left parties conducted their state committee meetings today, and they have decided that they are going to extend outside support to TVK to form the government. They will definitely vote in favor of TVK when motion of confidence, it is moved in assembly. We won't participate in the ministry. It's only outside support. VCK has already said whatever the left parties decide, we will toe the line. So we are hopefully expecting that they will do the same thing. We are not discussing about any alliance. See, people have voted in favor of TVK in large number. They have certain less number to form the government. So only to form the government, we are going to help them as per people's wish. सबसे पहले आइए जानते हैं कि आखिर कौन है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जिसने सुपरस्टार विजय को 2 बार खाली हाथ लौटा दिया। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की कहानी 23 अप्रैल 1954 को गोवा से शुरू होती है। आर्लेकर बचपन से ही संघ की शाखाओं में रहे। 1975 की इमरजेंसी में 21 साल की उम्र में वो अपने पिता के साथ जेल गए। ये संघर्ष ही उनके कठोर अनुशासन का आधार बना। उन्होंने गोवा में बीजेपी की जड़ें जमाई और देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बनाई। जब हम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के आरएसएस कनेक्शन की बात करते हैं तो ये केवल एक राजनीतिक सदस्यता नहीं बल्कि एक गहरी वैचारिक जीवन शैली है जिसने उनके हर फैसले को प्रभावित किया है।
आर्लेकर का संघ के साथ रिश्ता उनके बचपन से। गोवा के पणजी में जन्मे आर्लेकर बहुत कम उम्र में ही स्वयंसेवक बन गए थे। संघ की शाखाओं में मिलने वाले अनुशासन और राष्ट्रवाद के पाठ ने ही उनके राजनीतिक चरित्र को गढ़ा। यही कारण है कि आज भी उन्हें एक सख्त अनुशासक के रूप में देखा जाता है। बिहार और केरल में रहते हुए भी वो अपनी एक्टिवनेस के लिए जाने, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उन्हें चुनाव से ठीक 3 महीने पहले ही तमिलनाडु क्यों भेजा। विपक्ष का आरोप है कि उन्हें वहां द्रविडियन किले को ढहाने और बीजेपी के लिए जमीन तैयार करने के लिए भेजा गया है। विपक्ष और पी चिदम्बरम जैसे नेता इसे लोकतंत्र की हत्या कह रहे हैं। सवाल उठता है कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आर्लेकर पर आरोप है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को मौका देने के बजाय जानबूझकर देरी कर रहे हैं ताकि डीएमके और एआईएडीएमके को साथ आने का मौका मिल सके। राज्यपाल का तर्क है कि त्रिशंकु विधानसभा में स्थिरता सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी। वो रबर स्टैंप बनना पसंद नहीं करते, इसलिए उन्होंने हर विधायक का व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। Now so many discussions are going on. That is, I cannot say anything now. Everything will due course of time. We hope that good things will happen. My party, my leader, come back. Are you going to with alliance with DMK, sir? No. That what I am telling, this is only I can say. There is the public sentiment is there that ADMK has to come to the power. That is the voters at the time whenever my party leader Edapadi visited, lot of emotion and everything public showed. That we are expecting that may happen due course of time with God's grace. आज थालापति विजय तीसरी बार राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं। इस बार उनके पास समर्थन का स्पष्ट पत्र है, लेकिन राह अभी भी इतनी आसान नहीं है। खबरें हैं कि 50 साल के दुश्मन डीएमके और एआईएडीएमके विजय को सत्ता से दूर रखने के लिए हाथ मिला सकते हैं। बीजेपी ने मतदान से दूर रहने के संकेत दिए हैं, जो तकनीकी रूप से विजय के पक्ष में जा सकता है। एआईएडीएमके में भी बवाल की खबरें हैं, जहां कहा जा रहा है कि कई विधायक विजय के समर्थन में आ सकते हैं। It's not with DMK or without DMK. It's not like that. We are trying to tell you that only on the issue of forming the government, on motion of confidence, we are extending support. That is all. On all other issues, whether it is secularism or people's unity or state rights, whenever those issues come up, we will definitely go with whichever secular party comes with us. See, my point is, let them form the government. We do not know what the governor will do. We are very sure that BJP is creating trouble through governor. They always do it in all the states. Whenever there is non-BJP government, the BJP is trying its best to thwart it through the role of governor. So let us see, after the government is formed, definitely the left parties together or independently, we will conduct our meetings and we will chalk out a program. We will go and meet the government chief minister and represent, definitely. तो क्या सुपरस्टार विजय तमिलनाडु की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत करेंगे, या राज्यपाल आर्लेकर का संविधान की किताब वाला दाव भारी पड़ेगा? तमिलनाडु की इस फिल्म में सुपरस्टार ने अपनी एंट्री तो कर ली है, लेकिन द एंड अभी बाकी है। राजभवन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी। क्या आर्लेकर एक निष्पक्ष रेफरी बनेंगे, या इतिहास उन्हें एक राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में याद रखेगा? इस खबर से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.